चलिए अब देखते हैं दो पाथवे। कोगुलेशन का मेनली दो पाथवे होता है, एक को कहते हैं एक्सट्रिंसिक, दूसरा को कहते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पाथवे एक ऐसा पाथवे है जिसमें कोगुलेशन करते समय कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सट्रिंसिक पाथवे एक ऐसा पाथवे है जिसमें कोगुलेशन करते समय एक्सटर्नल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब कुछ एक नोट है, जैसे कि ये जो कैल्शियम आगे पढ़ेंगे हम, कैल्शियम बाइंड करता है जब कोगुलेशन फैक्टर में क्या हो, गामा कार्बोजिलेटेड हो। कहाँ पर, तो ग्लूटामिक एसिड के रेसिड्यू में। याद रखिएगा, कैल्शियम वहीं पे बाइंड करेगा जहाँ पे कोगुलेटिंग फैक्टर में गामा कार्बोजिलेटेड एट ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू हो। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी प्लग है वो जब फॉर्मेशन होगा तो मान लीजिए ये क्या है, ब्लड है, यहाँ पे ब्लड प्लग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ब्लड का क्लॉथ का फॉर्मेशन हुआ है। ये देखिए, ये ब्लड वेसल के अंदर हुआ है, ये ब्लड वेसल के बाहर हुआ है। जो प्लग ब्लड वेसल के अंदर होता है उसको थ्रोम्बस कहते हैं, और जो बाहर होता है उसको क्लॉथ कहते हैं। याद रखिएगा, ब्लड वेसल के अंदर अगर प्लग बन रहा है तो उसको थ्रोम्बस कहेंगे, और ब्लड वेसल के बाहर जो प्लग बन रहा है उसको क्लॉथ कहते हैं। ठीक है, थ्रोम्बस बाद में एम्बोलाइजेशन रिजोल्यूशन होता है, किसके द्वारा, तो फाइब्रस टिश्यू के द्वारा, और यह बाद में ये रिकैनलाइज्ड होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कोगुलेशन कैस्केड। हम लोग जानते हैं, पहले एक शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। दोनों क्या करता है, एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को, और ये फैक्टर 10 प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। इसमें एक एंजाइम भी होता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन मोनोमर्स में बदलता है। अभी ये क्या करेगा, फाइब्रिन मोनोमर्स कैल्शियम और ये क्लॉथिंग फैक्टर 13 कोगुलेटिंग फैक्टर 13 की मदद से फाइब्रिन पोलीमर में बन जाता है, जो मेनली क्लॉथ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सारे मैकेनिज्म को समझेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहले आते हैं हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर को देखते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में सिर्फ एक 7 हेल्प करता है। याद रखिएगा, एक्सट्रिंसिक फैक्टर में मेनली एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता कब है, जब कोई टिश्यू में ट्रॉमा हो तो टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट होता है। टिश्यू फैक्टर क्या करता है, 7 को 7A में चेंज करता है। ए कहने का क्या मतलब है, एक्टिवेटेड क्लॉथिंग फैक्टर 7। ठीक है, अब ये जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, 10 को 10A में बदलेगा। फिर 10 को 10A में बदलने के बाद कैल्शियम और क्लॉथिंग फैक्टर 5 के मदद से ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण बाद में ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, और थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में बदलता है। ठीक है, तो देखें वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि दोनों एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे क्या है, फॉर्मेशन करते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का, जो मेनली एक्टिवेट करता है फैक्टर 10। तो याद रखिएगा, अभी कोड भी बताऊंगी याद करने का। ठीक है, एक और जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, तो ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में बदल जाता है। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फाइब्रिन स्टार्टिंग में मोनोमर्स में रहते हैं, तो उसको पॉलीमर्स में करने के लिए कैल्शियम और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर 13 हेल्प करता है। ठीक है, इस इवेंट में बहुत सारे प्लेटलेट अट्रैक्ट होते हैं, लॉट ऑफ फॉस्फोलिपिड अट्रैक्ट होता है, अधेयर करता है और क्लोथिंग करता है, जिसके कारण हेमोस्टैटिस होता है। इसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे जो भी पढ़ाता है, ये पाथवे बिगिंस होता है फैक्टर 7 के द्वारा, और ये होता कब है, जब टिश्यू में ट्रॉमा होता है। टिश्यू में ट्रॉमा के कारण क्या होता है, वेस्कुलर वॉल क्या करता है, सेक्रिएट करने लगता है फैक्टर 7। ठीक है, जो एक्टिवेट करता है फैक्टर 7 को। और उसके बाद क्या होता है, ये फैक्टर 7 कैल्शियम और
क्लॉथिंग फैक्टर 5 की मदद से फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 10 क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, और थ्रोम्बिन बाद में क्या करता है, ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है। अब इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में डील करते हैं। ये इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अगर कोई भी बोलेगा इंट्रिंसिक फैक्टर तो 12 से स्टार्ट कीजिए, 12, 11, 10, 9, ठीक है, और 8। तो इसमें जो 10 फैक्टर होता है ना, वो नहीं होता है, बाकी सब इंट्रिंसिक फैक्टर में आते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी फैक्टर 12 एक्टिवेट हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है, फैक्टर 11 एक्टिवेट होता है, और फिर ये 11 नहीं, 2 एक्टिवेट हो जाता है। फिर 2 क्या करता है, 9A की मदद से ये एक्टिवेट करता है फाइब्रिनोजेन को। फाइब्रिनोजेन एक्टिवेट होने के बाद वो सेम प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। जैसे कि सबसे पहले क्या है, फैक्टर क्या है, 12 में चेंज हुआ, 12 एक्टिवेटेड, 12 क्या करता है, 11 को एक्टिवेट करता है, 11 9 को एक्टिवेट करता है, 9 10 को एक्टिवेट करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ 8A। और उसके बाद ये 10 है, क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन के से थ्रोम्बिन में बदलता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है, जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, जैसे कि देखिए 2, 5, 10 ऐसे कर लीजिए। ये तीनों पाथवे क्या है, कॉमन पाथवे है। क्या है, कॉमन पाथवे, याद रखिएगा, ये तीनों कॉमन पाथवे। 2 को 5 से गुना किए 10 हो गया। अब देखिए, अब इसमें 2 तरफ गया है, एक तरफ 7 है और एक तरफ 12, 11, 9, 8 है। 7 क्या आता है, एक्सट्रिंसिक में आता है, और ये इंट्रिंसिक में आता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 एक्टिवेट होगा 12A में, 12A एक्टिवेट करेगा 11 को, 11A जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो एक्टिवेट करेगा 9 को, 9A में, 9A क्या करेगा, 8A को एक्टिवेट करेगा, और फिर दोनों मिलके 10 को एक्टिवेट करेगा। हर तरफ कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है। कैल्शियम क्यों ज़रूरी है, कैल्शियम का काम है बांधने का। जैसे कि आपको पता है, ये क्लॉथिंग फैक्टर एक जगह रुकते नहीं है, तो ये क्या करता है ना, कैल्शियम, जैसे कि जैसे बताती हूँ एग्जाम्पल, ये मान लीजिए हमारा क्लॉथिंग फैक्टर 12 है, ठीक है। ये एक्टिवेट हो गया क्लॉथिंग फैक्टर 12A में। अब ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा तो इधर उधर भागने लगेगा, तो कैल्शियम क्या करता है, इसको फिक्स कर देता है। अब ये क्या करेगा, 12A 11 को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो कैल्शियम क्या करेगा, फिक्स कर, कैल्शियम फिक्सिंग का काम करता है। तो आप ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक समझ गए। इंट्रिंसिक क्या होता है, इसमें ज़्यादा क्लॉथिंग फैक्टर होते हैं, इसलिए इसको स्लोअर पाथवे कहा जाता है। लेकिन एक्सट्रिंसिक में सिर्फ एक होता है क्लॉथिंग फैक्टर, तो इसको फास्टर, ये जल्दी क्लॉथिंग करता है, ठीक है। अगर नंबर की बात करें कि क्लॉथिंग फैक्टर किस में ज़्यादा होता है, तो इंट्रिंसिक में ज़्यादा होता है, एक्सट्रिंसिक में कम होता है। जब हम एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखा जाता है, और जब इंट्रिंसिक की बात करते हैं तो पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम देखा जाएगा, ठीक है। जब हम इंट्रिंसिक की बात करें तो हेपारिन की बात किया जाता है, जब एक्सट्रिंसिक की बात करें तो वारफरिन की बात की जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो फैक्टर 11 और 12 है ना, इनको कॉन्टैक्ट ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, जब सब इंडोथेलियल कंपोनेंट के कांटेक्ट में आता है तो ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। मेनली सब इंडोथेलियल कंपोनेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड वेसल या नेगेटिव चार्ज के कांटेक्ट में आता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है।